हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज जो हमारी सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हैं, हम नए क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें हम मेंस के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, क्या कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर आधारित कैसे एक आंसर लिखना होता है। मैं आपको मॉडल आंसर भी डिस्कस करूंगा, आप अपनी तरफ से भी एक आंसर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, क्या हम पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई क्या पूछा है, कैसे लिखना है, फिर वीडियो को पॉज करके आप अपना एक आंसर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद मैं मॉडल आंसर एक्सप्लेन करूंगा, फिर दोनों को कंपेयर करके देखना कि आप कैसे और बेहतर कर सकते थे। राइट, देखो, क्रिटिकली इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल शब्दों में, इसे 150 शब्दों में लिखने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 150 इसकी वर्ड लिमिट रहेगी। आपको सिंपल कहा गया है कि पहले तो आप फोकस करेंगे अमेंडमेंट प्रोविजंस के ऊपर। अमेंडमेंट प्रोविजंस पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 368। चलो इतना तो मैंने ही बता दिया। अब आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट प्रोविजंस है, भारत के संविधान को संशोधित करने का जो प्रावधान है, उसके लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, उस चीज को आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का मतलब है कि आप सिंपल फैक्ट्स बताएंगे। ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आर्टिकल 368 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाए रखता है और हमारे बदलते हालातों के अनुसार हमारे संविधान में बदलने की, इम्प्रूवमेंट की क्षमता पैदा करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना तो हमारा संविधान ऑब्सोलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे हम बदलते रहेंगे, तो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का मतलब होता है कि आप उसके प्रोज एंड कॉन सब इक्वली बताएंगे और चीजों को सिर्फ एविडेंस बताएंगे, फैक्ट बताएंगे। ठीक है, write about the significance of amendment provisions of the Indian Constitution along with the critical evaluation about its ability to maintain the Constitution a living document। फोकस किस पे करना है, लिविंग डॉक्यूमेंट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? सोच के देखो, मैं एक लिविंग पर्सन, आप भी लिविंग है, पेड़ भी लिविंग होते हैं। एनीथिंग दैट ग्रोज इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ जो चीज ग्रो करती है, इवॉल्व होती है, उसे हम लिविंग कहते हैं। तो हमारा संविधान भी तो आर्टिकल 368 के प्रोविजन से या उसकी हेल्प से समय के साथ बदलता है, इवॉल्व होता है। इसलिए इसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि समय की जरूरतों के अनुसार ये बदल रहा है। चलो मैं आंसर की तरफ मूव कर रहा हूँ, आप वीडियो को यहीं पॉज करके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देखें, ये इसका आंसर है। इंट्रोडक्शन। Part 20 of the Constitution under Article 368 deals with the amendment of the Constitution. Indian Constitution provides for the three kinds of amendment processes. अच्छा, अमेंडमेंट भी तीन तरह की होती है। अमेंडमेंट, संविधान में अमेंडमेंट ही होती है, पर उसको अमेंड करने के तीन प्रोसीजर्स हैं। एक बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एक बाय सिंपल मेजॉरिटी, एक बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। जब संविधान में, खासकर उसके फेडरल स्ट्रक्चर में कोई मेजर चेंज लाया जाता है, जैसे जीएसटी लाया गया था अंडर 101st अमेंडमेंट एक्ट 2000, राइट, तो उसको जब लाया गया 2016-17 में लाया गया, देख लेना एक बार, है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 17 में लाया गया शायद, 16-17 में 101 जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट। नाउ द थिंग इज कि जब उसको रेटिफाई किया गया, अमेंडमेंट किया गया सॉरी, तो उसको रेटिफिकेशन भी चाहिए बाय स्टेट्स। क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपके टैक्स स्ट्रक्चर में एक मेजर चेंज है। ऐसे ही जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर से जुड़ा कोई चेंज लाया जाएगा तो भी यू नीड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। अच्छा, सारी स्टेट्स नहीं, बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अगर देश में मान लो 28 राज्य हैं, तो 28 में से 15 राज्यों का समर्थन चाहिए या रेटिफिकेशन चाहिए उनकी विधानसभाओं से, तब सही मानेंगे उसे। आगे देखो, सिग्निफिकेंस क्या है अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की? The constitution has to be amended at every interval of time. A constitution which is static document becomes a big hurdle in the progress of the nation. तो ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे टाइम स्टैटिक नहीं है, it goes on changing the same way political, economic and socio conditions of the people goes on changing. तो इसलिए हमारे भारत के संविधान को भी चेंज होना चाहिए, तभी हम इसे लिविंग डॉक्यूमेंट बोल पाएंगे। Amendment provisions help to strengthen the foundational principle of Indian Constitution like corporate federalism, ठीक है, GST Council etc., constitutional status to National Commission for Backward Classes. If there were no provisions made for the amendment in the Constitution, people would have to resort to extra constitutional methods. अब extra constitutional methods क्या होंगे? आपने एक रास्ता नहीं दिया तो फिर लोग जबरदस्ती करेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा, फिर लोग क्रांति करेंगे। राइट, चलो नेक्स्ट देखो। Even though Parliament has unlimited power to amend the Constitution, now this is something very important. ये हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लिया, पर उसके ऊपर लिमिटेशन है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्रिटिकली वैल्यूड करना है ना।
भारत के संविधान को अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, पर किंतु संशोधित करने का मतलब ये नहीं है कि भाई पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर दे। नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे हम जब आर्टिकल 19 पढ़ते हैं उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है कि भाई भारत के संविधान को पार्लियामेंट ने जितना अमेंड करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है सर? कि आप संविधान के मूल ढांचे को खराब नहीं करेंगे। अब ये मूल ढांचा क्या होता है वो समय समय पर आपको सुप्रीम कोर्ट बताता रहेगा। जैसे संविधान में धर्म निरपेक्ष होना, ठीक है, सेक्युलरिज्म, वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सब अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इक्वालिटी, समानता, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। धर्म की आज़ादी, आर्टिकल 25, ये भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप अमेंड करो, कोई चक्कर नहीं, पर आप इन चीज़ों को, इन सिद्धांतों को वायलेट नहीं कर सकते, आप उनको खत्म नहीं कर सकते, राइट। आगे देखो, inability of the states to initiate constitutional amendment act in Indian constitution does not represent the matured cooperative federalism. There is skewed representation to states and Rajya Sabha based on population proportion rather than US like the equality of representation. Conclusion की बात करें, the provisions relating to the amendment procedure leaves a wide scope for taking matters into the judiciary. Despite of this flexibility of the amendment provisions has succeeded in meeting the changing needs and conditions of the society without losing the spirit and values of the foreseen constitution. ठीक है, this is something very important. I hope ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि भाई ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझना। आपके लिए मॉडल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझना। क्रिटिकली इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेंडमेंट प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस पूरी वीडियो का, इस पूरे एक्सरसाइज का, इस सीरीज का पर्पस क्या है? ध्यान देना, पर्पस ये नहीं है कि क्वेश्चन दिया फिर मॉडल आंसर दे दिया पढ़ लो जी, नहीं नहीं नहीं। आपके लिए जब मैं मॉडल आंसर समझा रहा हूँ ना, वो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, द वेरी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसमें आप ये समझे कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उस हिसाब से आंसर बना पाना, मोल्ड कर पाना, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। बेसिक स्ट्रक्चर किसको नहीं पता, आइडिया सबके पास है, उन्हें शब्दों में पिरोने की कला है आंसर राइटिंग, वही सीखना है, राइट। चलो, आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।